अस्सलाम वालेकुम। आई एम तंजीला खानम एंड दिस इज साइकोलॉजी बेसिक्स इंटरमीडिएट लेक्चर ऑफ साइकोलॉजी। मोटिव्स के सिलसिले में हमारा जो अगला आज का टॉपिक है कि जब ये मोटिव्स पैदा होते हैं और इनका जो बिहेवियर है जो इनको पूरा करने के लिए इंसान जो है वो अपनाता है, तो वहाँ उसको थोड़ी सी एक तनाव की कैफियत, एक स्ट्रेस की कैफियत का सामना भी करना पड़ता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि किस तरह से इंडिविजुअल जो है उस स्ट्रेस के साथ और जो मोटिव्स उसकी ज़िंदगी में कोई हलचल मचाते हैं या इम्बैलेंस पैदा करते हैं उसके साथ किस तरह से वो कोप कर सकता है। तो सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि स्ट्रेस क्या है। स्ट्रेस बेसिकली अगर हम आम जुबान में बात करें तो स्ट्रेस अगर हम फिज़िक्स की लैंग्वेज में देखें, क्योंकि नेचुरल साइंसेज में भी जो है ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं, तो किसी भी चीज़ पे जो है वो बहुत ज़्यादा वेट डाल देना उसको तोड़ने के लिए या उसको झुकाने के लिए। तो यानी किसी भी चीज़ को ओवर बर्डन कर देना ताकि उसको वो तोड़ दिया जाए या झुका दिया जाए। अगर हम साइकोलॉजी में देखें तो साइकोलॉजी के मुताबिक जो स्ट्रेस है वो दो तरह से इस्तेमाल होता है। एक तो इसको स्टिमुलस के तौर पे भी हम ले सकते हैं कि ये एक स्टिमुलस है, एक्सटर्नल स्टिमुलस है, और एक ये रिस्पॉन्स के तौर पे भी लिया जा सकता है। स्टिमुलस में हम देखें तो कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा वाकया, कोई भी ऐसी सिचुएशन जो कि इंसान के लिए अनप्रिडिक्टेबल हो, जो कि इंसान को ट्रेजिडी प्रोवोकिंग हो, ठीक है, जिससे इंसान को गम, दुख, तकलीफ या कोई ऐसी चीज़ मिल रही है। जैसे मिसाल के तौर पे कहीं फ्लड आ जाता है और वो लोग जो है बेघर हो जाते हैं, घर का सामान बह बह जाता है, कहीं अर्थक्वेक आ जाता है, नेचुरल कैलेमिटीज़ जो हैं। फिर उसके अलावा छोटे लेवल पे भी चीज़ें, जैसे कोई ट्रैफिक जैम है, आप उसमें बहुत बुरे तरीके से फंस गए, आपने किसी जगह पे पहुंचना है, ठीक है, या खुदा न खास्ता एम्बुलेंस में आपका कोई मरीज़ है और आपने उसको लेके हॉस्पिटल पहुंचना है, लेकिन ट्रैफिक इतने बुरे तरीके से जाम है और ज़िंदगी और मौत का सवाल है। तो ये क्या है, ये एक स्ट्रेस की सिचुएशन है कि एक बाहर से ऐसा इवेंट या ऐसी सिचुएशन जो आपके अंदर खिंचाव, तनाव और फ्रस्ट्रेशन पैदा कर रहा है। रिस्पॉन्स के बारे में ये कहा जाता है, डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एक इंडिविजुअल का या एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का रिस्पांस है ऐसी सिचुएशंस की तरफ जो कि अनडिजायरेबल फोर्सेस हैं। अनडिजायरेबल फोर्सेस जो कि उसके ऊपर जो है प्रेशर डाल रही हैं। अनडिजायरेबल फोर्सेस या जो प्रेशर्स हैं उनके खिलाफ, उनसे बचने के लिए जो इंडिविजुअल जो है अपना रिस्पॉन्स शो करता है, या उनके नतीजे में इंडिविजुअल जो अपना रिस्पॉन्स शो करता है इन फोर्सेस के नतीजे में, या ये जो इस तरह की अनप्लेजेंट सिचुएशंस के नतीजे में, उसको स्ट्रेस कहा जाता है। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं, अनप्लेजेंट स्टिमुलाई के जवाब में उससे जो रिएक्शन दिया जाए, जो रिस्पॉन्स दिया, साइकोलॉजी में ये दोनों चीज़ें, स्टिमुलस के तौर पे भी स्ट्रेस को लिया जाता है और रिस्पॉन्स के तौर पे भी स्ट्रेस को लिया जाता है। दोनों सूरतों में, चाहे ये स्टिमुलस की सूरत में है या चाहे ये रिस्पॉन्स की सूरत में है, ऑर्गेनिज्म के अंदर एक टेंशन की कैफियत, एक खिंचाव की कैफियत, एक उलझन जो है वो उसके अंदर पैदा हो जाती है। और इसके अंदर जो हमने पढ़ा था ना मोटिवेशन में, हम सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ हमारी है वो है कि होम्योस्टेसिस, हमारा बैलेंस। जब हमारी बॉडी के अंदर इम्बैलेंस पैदा हो जाता है, स्ट्रेस की वजह से खिंचाव पैदा हो जाता है, तो ये फिर जो है इंसान की ज़िंदगी को इफेक्ट करता है। विल्किंसन जो है वो इस बारे में जो बात करता है, वो कहता है, एक साइकोलॉजिस्ट है, वो कहता है कि जो स्ट्रेस है वो एक ऐसी कैफियत है जो इंसान को टेंशन, एग्रेशन और फ्रस्ट्रेशन में जो है वो मुब्तला कर देती है, कि इंसान जो है उसमें खिंचाव का भी शिकार हो जाता है, अदम तवाज़न का शिकार हो जाता है, इम्बैलेंस की वजह से अग्रेशन आता है, और ये अग्रेशन जो है ये फ्रस्ट्रेशन की तरफ लेके जाता है, क्योंकि फ्रस्ट्रेशन आमतौर पे उस वक्त आती है जब कोई भी इंसान अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाता। तो ये क्या है कि जब इंसान स्ट्रेस की सूरत में होता है तो उसको ये सारे जो बिहेवियर्स हैं विल्किंसन के मुताबिक वो एक्सपीरियंस कर रहा होता है। स्ट्रेस की एक और डेफिनेशन अगर हम देखें तो CL कूपर्स के मुताबिक जो स्ट्रेस है वो एक ऐसी फोर्स है या ऐसी पावर है जो कि इंसान के अंदर या इंडिविजुअल के अंदर जिस्मानी और जहनी जो है वो तनाव पैदा करती है, खिंचाव पैदा करती है। दैट प्रोड्यूसेस फिजिकल एंड मेंटल
टेंशन। टेंशन का मतलब है खिंचाव पैदा कर देना किसी इंसान के अंदर। एंड द इंडिविजुअल as a result experience imbalance। तो ये सारा जो चक्कर है ये इम्बैलेंस का ही है। हमारी सारी मोटिवेशन और हमारा सारा जो सब कुछ है वो इम्बैलेंस को बैलेंस करने में जो है वो आ जाता है। और ये इसी की वजह हम ये देखते हैं कि जैसे विल्किंसन ने कहा कि फिर इंसान जो है वो गुस्से में आ जाता है, फ्रस्ट्रेशन में आ जाता है, टेंशन में आ जाता है, और ये सारी चीज़ें जो हैं वो उसके लिए परेशानी का बायस बनती हैं। अब इसकी कोई भी रीज़न हो सकती हैं, वो रीज़न जो या वो कॉजेज जो स्ट्रेस पैदा करती हैं उनको हम स्ट्रेसर्स कहते हैं। हाँ, तो ये स्ट्रेसर जो है ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। आप इस वजह से भी स्ट्रेस पे आ सकते हैं कि कॉलेज में कोई तकरीरी मुकाबला है और आपने उसमें जाके तकरीर करनी है, या आप ट्रैफिक जैम में फंस गए हैं, या खुदा ना खास्ता किसी इंसान का कोई लव्ड वन जो है उसका बहुत करीबी अजीज है उसकी डेथ हो जाती है, या समटाइम जो है इंसान बहुत ज़्यादा कोई करीबी या इंसान को खुद कोई ऐसी बीमारी आ जाती है जो बहुत ज़्यादा तकलीफ से होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इंसान की ज़िंदगी में स्ट्रेस पैदा करते हैं। आजकल आप लोगों को स्ट्रेस होगा अपने एग्जाम्स का जो कि बिल्कुल करीब आ गए हैं। तो ये स्ट्रेस जो है ये छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। डेली रूटीन में हम कोई ना कोई स्ट्रेस जो है वो एक्सपीरियंस कर ही रहे होते हैं। अच्छा, अब इसमें भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जैसे मैंने आपको हमेशा बताया कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो साइकोलॉजी में बहुत ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो हर चीज़ में यूज़ होती है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस में हम ये देखते हैं कि बहुत से लोगों का जो स्ट्रेस टॉलरेंस लेवल है वो इसके अंदर जो है वो काउंट होता है। कि बहुत से लोग जो हैं वो छोटी छोटी चीज़ों पे परेशान हो जाते हैं, और कुछ लोग जो हैं वो उनके लिए ये चीज़ बड़ी एक्साइटमेंट और बड़ा जो है वो जोश और वलवला पैदा करती है उनके अंदर। मिसाल के तौर पे तेज़ गाड़ी चलाना जो है वो ओवर स्पीडिंग कुछ लोगों के लिए थ्रिल है, लेकिन कुछ लोग जो है वो उससे बहुत ज़्यादा खौफजदा होके तो जो है वो किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं, या जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो इस तरह कोई एक कैफियत जो है वो किसी एक इंसान के लिए थ्रिल या जोश और एक्साइटमेंट होती है, और दूसरे के लिए वो स्ट्रेस का बायस बनती है। तो ये सारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो हैं वो आ जाते हैं। अच्छा, अब हम ये देखते हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है कि जो स्ट्रेस है, अगर लिटिल अमाउंट ऑफ स्ट्रेस जो है या फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जो है वो, अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो वो एक बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव हो सकता है। अब आप कहेंगे वो किस तरह? वो इस तरह से कि देखें आजकल आपके एग्जाम्स हो रहे हैं और आपने अगर उनका स्ट्रेस नहीं लेंगे तो क्या होगा कि आपकी तैयारी नहीं होगी, क्योंकि किसी भी चैलेंज से, किसी भी जो है वो आपकी ज़िंदगी में जो मुश्किल सिचुएशन आती है या कोई बड़ा आपकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है कि जिसको आपने ओवरकम करना है, कोई ऐसी रुकावट आ जाती है कि हाँ उसको आप ओवरकम कर सकते हैं, आपके पास रिसोर्सेज हैं, तो उसके लिए आपके लिए थोड़ी सी स्ट्रेस की अमाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। अदरवाइज जब आपको किसी चीज़ की फिक्र ही नहीं होगी तो आप काम कैसे करेंगे? तो अगर आपको जो अमाउंट, छोटी अमाउंट में जो है वो स्ट्रेस प्रोडक्टिव भी है, बेनिफिशियल भी है, क्योंकि वो आपके आपके जो गोल्स हैं उनको हेल्प अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। आपने देखा है ना कि जब थोड़ा सा इम्बैलेंस हमारे अंदर पैदा होता है, स्ट्रेस क्या है? इम्बैलेंस पैदा कर रहा है ना। हमने जितने मोटिव्स पढ़े हैं अभी तक हमने यही पढ़े हैं ना कि आपके अंदर इम्बैलेंस पैदा करेगा, और उस इम्बैलेंस को पूरा करने के लिए जो ऑर्गेनिज्म है वो बैलेंस में आने के लिए एफर्ट करेगा। तो अगर थोड़ा बहुत इम्बैलेंस है, जैसे आपको भूख लगी है तो आपने कहा ठीक है मैं खाना खा लूँ, लेकिन अगर एक बहुत अरसे तक एक इंसान जो है वो उसको खाना नहीं मिलता तो क्या होगा कि वो अपनी वो एक अर्ज उसकी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लग जाएगी और वो अपने आप को बिल्कुल जो है वक्त के रहमो करम पे छोड़ देगा। तो जो ज़्यादा स्ट्रेस है ना वो नुकसानदेह होता है, और उससे फिर जो है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट किस्म की बीमारियां जो आजकल रिसर्चर्स कहते हैं कि तकरीबन हमारी जो 70 to 80% तक जो हमारी इलनेसेस हैं या हमारे जो डिजीज़ हैं, ठीक है, वो स्ट्रेस की वजह से। और इनमें कौन कौन सी बीमारियां जो आजकल, आपको पता है ना, पुराने ज़माने की निस्बत अगर हम देखें तो बीमारियां चेंज हो गई हैं। पहले इन्फेक्शियस डिजीज होती थी, मलेरिया, टीबी और इस तरह की चीज़ें कि लोग जो है इनका कोई इलाज ही नहीं होता था और लोग मर जाते थे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। आजकल रिसर्चेस के मुताबिक जो मेन सोर्स ऑफ हमारी जो डिजीज़ का है वो स्ट्रेस है। अब इसमें कौन कौन सी बीमारियां आ जाती हैं? जैसे हार्ट प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा आपने कभी सुना होगा ना, आपके आपने अपनी फैमिली में या इर्द गिर्द कहीं
कि डॉक्टर कहते हैं या ड्रामों में देखा होगा कि इनको स्ट्रेस से दूर रखें, इनको टेंशन से दूर रखें। उसकी वजह यही है कि इसको जो है वो स्ट्रेस की वजह से हार्ट के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद क्या है, स्टमक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी वजह से, जैसे स्टमक अल्सर हो जाते हैं या इंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हेडिक। हेडिक तो बहुत ही ज़्यादा, उसको जो इस हेडिक इस स्ट्रेस की वजह से होती है उसको तो हम कहते ही जो है वो टेंशन हेडिक है। फिर स्लीप डिस्टर्बेंस, मेरे पास मैंने आपको पहले भी बताया था कि कोई भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है तो आपकी स्लीप और आपकी एपिटाइट, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती हैं। या तो कुछ लोगों को डिप्रेशन की हालत में बहुत ज़्यादा नींद आने लग जाती है या फिर बिल्कुल नींद नहीं आती। इसी तरह स्ट्रेस की कैफियत में भी यही है कि कुछ लोग या तो स्टमक प्रॉब्लम में ये हो जाता है कि बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं, जिसको हम स्ट्रेस ईटिंग कहते हैं, या फिर बिल्कुल ही खाना पीना छोड़ देते हैं। और नींद का भी यही हिसाब है कि या तो नींद आती नहीं है या बीच में उठ खुल जाती है और दोबारा सोना मुश्किल हो जाता है, या अगर सोए हैं तो बहुत ज़्यादा देर सोए हुए हैं। तो ये सारी डिस्टर्बेंस जो हैं ये इसकी वजह से आती हैं। अच्छा, उसके बाद हाइपरटेंशन, जो हमारा हाई ब्लड प्रेशर है, ये तो आजकल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और इस ये एग्रीवेट होता है। कोई भी स्ट्रेस होती है ना, ब्लड प्रेशर के पेशेंट को भी कहा जाता है कि आप स्ट्रेस से दूर रहें। हालांकि कोई स्ट्रेस जो है वो हमारे अपने इख्तियार में नहीं होता, लेकिन बहुत सी आगे कुछ चीज़ें, कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जिसकी बेस पे हम स्ट्रेस के साथ और या इन स्ट्रेसर्स के साथ कोप कर सकते हैं। तो उन कोपिंग मैकेनिज्म को आगे जाके हम पढ़ेंगे ताकि इन चीज़ों को जो है वो हम इन पे काबू पा सकें। और नर्व पेन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा जो है वो इसकी वजह से नज़र आती हैं। ठीक है। अच्छा, अब जब हमने इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात की थी ना, तो उसमें एक चीज़ जो है वो मैं आपको दोबारा एक और बता दूं कि जो पर्सनैलिटी टाइप है ना, वो भी रिसर्चेस के मुताबिक स्ट्रेस की टॉलरेंस या स्ट्रेस के साथ कोपिंग करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमने पढ़ा था ए टाइप पर्सनैलिटी और बी टाइप पर्सनैलिटी। ए टाइप पर्सनैलिटी वो होती है जो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होते हैं, ज़िंदगी में उनके गोल्स हाई होते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है। और जो है ना एम्बिशियस होते हैं। अब जब ये लोग इतने ज़्यादा एम्बिशियस और इतने ज़्यादा बलबला अंगेज और इतने ज़्यादा पुरजोश होते हैं, तो ये फिर अपनी किसी भी सक्सेस को या किसी भी गोल को अचीव करने में बहुत ज़्यादा, समझ लें कि तावले भी होते हैं, काले भी होते हैं कि हमें जल्दी जल्दी जो चीज़ हम कोशिश कर रहे हैं हमें मिल जाए। और जब ऐसा नहीं होता, फर्ज करें उनके गोल में कोई ऑब्स्टेकल आ जाती है, तो ये लोग फिर उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते, गुस्से में आ जाते हैं। तो ऑब्स्टेकल लीड्स टू एग्रेशन। और जब ये लोग इस तरह की बिहेवियर्स में आ जाते हैं तो क्या होता है कि ये स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं। और स्ट्रेस का शिकार होकर ये क्या करते हैं कि उसका नतीजा क्या होता है, इनके अंदर बीमारियों के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो इनमें जो टाइप बी है, टाइप बी पर्सनैलिटी जो है वो चूंकि कूल होती है, काम होती है, वो लोग इजी गोइंग होते हैं, रिलैक्स्ड होते हैं। ठीक है। और वो बहुत ज़्यादा खतरात से खेल, ये जो ए टाइप है ना, ये खतरात के खिलाड़ी हैं, जबकि ये बहुत ज़्यादा काम, बहुत ज़्यादा इजी गोइंग, हर सिचुएशन को बहुत तसल्ली से, बहुत आराम से जो है वो हैंडल करते हैं। अगर कभी आपने कॉलेज से घर जाते हुए देखा हो कि रास्ते में ट्रैफिक जैम हो गया, तो हमने देखा ना कुछ लोग बाहर निकल कर लड़ने लग जाते हैं कि भाई तुमने गलत गाड़ी खड़ी कर दी थी। तो अब कुछ लोग ऐसे होते हैं वो चिल करके अंदर बैठ के अपना एसी चला लेते हैं, गाने लगा लेते हैं, बैठे होते हैं जी चलो जी जब सारी ट्रैफिक खुलेगी तो हम चले जाएंगे। तो ये ए टाइप और बी टाइप पर्सनैलिटी है। तो ये जो लोग हैं इनमें चांसेस ज़्यादा हैं रिसर्चेस के मुताबिक बीमार होने के, बीमारियां डेवलप करने के स्ट्रेस की वजह से। जबकि इनमें जो हैं स्ट्रेस चूंकि ये कम लेते हैं, तो इनमें बीमारियों के जो चांसेस हैं, जो स्ट्रेस से होने वाली बीमारियां हैं, वो ए टाइप पर्सनैलिटी की निस्बत थोड़े से कम होते हैं। अब हम बात करेंगे कि जो ये स्ट्रेस है इससे कोप करने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो है हमारे लिए हेल्प करती हैं। एक साइकोलॉजिस्ट है मी हैरी, उसके अकॉर्डिंगली कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंसान को स्ट्रेस से बचाव के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उनमें है सेल्फ अप्रिसिएशन, कि इंसान की अपने अपने बारे में वो उसकी क्या राय है, अपने आप को खुद से अप्रिशिएट करना। यानी जौन सा भी वो स्टेप उठाता है, जौन सा भी वो काम कर रहा है अपने गोल को अचीव करने के लिए, उसमें वो अपने आप को खुद से अप्रिशिएट कर रहा है। फिर क्या है, रीगेनिंग ऑफ पावर, कि अगर किसी वजह से, स्ट्रेस की वजह से आप जो है वो मजबूर हो गए हैं या आप जो है वो खिंचाव में या गुस्से में चले गए हैं, तो आपकी वो जो पावर है, जो आपकी कामनेस है, उसको दोबारा से अगर आप हासिल करते हैं किसी भी तरीके से, मुख्तलिफ डिफरेंट कोपिंग मैकेनिज्म को अपना के, तो ये जो आप अपनी पावर को रीगेन करते हैं ये आपको स्ट्रेस से बचाती है। और तीसरी चीज़ जो मी हैरी के मुताबिक है वो है आपका
मोटिवेशनल बिहेवियर। मोटिवेशनल बिहेवियर हमने पढ़ा था ना, किस लिए होता है कि आपकी बॉडी के अंदर पैदा होने वाले इम्बैलेंस को खत्म करने के लिए। तो ये एक कोपिंग मैकेनिज्म है जो कि स्ट्रेस से बचने के लिए इंडिविजुअल्स यूज करते हैं। तो मी हैरी के मुताबिक जो लोग ये 3 चीजें प्रैक्टिस करते हैं तो वो उसकी कोपिंग के लिए एक अच्छा जो है वो इंसेंटिव ले सकते हैं और एक अच्छी जो है वो तरीके से स्ट्रेस से बच सकते हैं। अब हम जो है ये देखेंगे कि डिफरेंट जो टेक्निक्स हैं, ठीक है, कोपिंग की, वो क्या है। डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ स्ट्रेस से कोप करना, तो वो कौन कौन सी जो है वो डिफरेंट स्ट्रेटजी जो है हमें देखने में मिलती है। सबसे पहली जो है हम देखते हैं, नंबर 1, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग। कॉग्निशन का आपको पता है, हमारी अंडरस्टैंडिंग, हमारी थिंकिंग, हमारी जो दुनिया के बारे में हमारा नॉलेज है उसको हम कॉग्निशन कहते हैं। तो कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब ये है कि आपका स्ट्रेस की सूरत में जो आपकी थॉट्स या आपके ख्यालात जो हैं वो नेगेटिव साइड पे चले गए हैं, उनको आपने दोबारा से बनाना है, रीस्ट्रक्चर करना है। पहले वो स्ट्रक्चर हुए हैं नेगेटिव वे में, तो आपने क्या करना है कि आपने अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ चेंज कर लेना है, उनको दोबारा से बनाना है। तो इसको हम कहते हैं कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग या कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग। इसके लिए जो दूसरा नाम हम यूज करते हैं, कॉग्निटिव रिफ्रेमिंग, कि आपने किसी भी सिचुएशन को उसका पर्सपेक्टिव चेंज करके देखना। मिसाल के तौर पे खुदा ना खास्ता अगर एक स्टूडेंट जो है वो किसी चीज़ में फेल हो जाता है, किसी एक एग्जाम में फेल हो जाता है, एक पेपर में फेल हो गया, अगर वो अब उस नेगेटिव थॉट कैसे, वो उसकी कॉग्निशन जो है वो नेगेटिव थॉट कैसे बनाएगी, मैं तो हूँ ही फेलियर, मैं तो नाकाम हूँ, मैं तो कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, मेरी तो ज़िंदगी एक फेलियर है, मैं ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकता। तो ये उसने क्या किया, उसने अपनी ज़िंदगी के एक छोटे से फेलियर को अपनी पूरी ज़िंदगी डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग में ये होता है कि उसको ये बताया जाए या उसको ये समझाया जाए, ये डिफरेंट थेरेपी जो सीबीटी हमारी थेरेपी है उसमें यूज़ किया जाता है। इंडिविजुअल स्ट्रेस से बचने के लिए खुद भी ये चीज़ कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं कि आप ये सोचें कि ये तो सिर्फ एक पेपर था, बाकी सारी चीज़ों में आप अपनी सक्सेस को देखें, आपने बाकी सारे पेपर जो हैं वो पास किए हैं, आप अब तक यहाँ तक पहुँचे हैं, पीछे सारे एग्जाम्स क्लियर करके ही आप यहाँ तक पहुँचे हैं, ज़िंदगी में रिश्तों में आप जो है आप कामयाब हैं, आप दूसरी चीज़ों में आप कामयाब हैं। तो सिर्फ एक फेलियर को आप अपनी ज़िंदगी का पूरा हिस्सा नहीं समझ सकते। तो इस तरह से ये कहा, इसको पॉजिटिव वन ये होगी कि नहीं, मैं सिर्फ इस दफ़ा शायद मैं सही तैयारी नहीं कर पाया, इस वजह से मेरा ये वाला पेपर फेल हो गया, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम मैं ज़्यादा मेहनत कर लूँगा। तो ये क्या है, आपने अपनी सोच को रीस्ट्रक्चर कर लिया और उसको रिफ्रेम कर लिया, बजाय इसके कि अपने आप को एक फेलियर समझने के आपने ये समझा कि नहीं, ये मेरी ज़िंदगी की एक हर्डल थी, एक प्रॉब्लम थी, तो इसको मैं सॉल्व उसी तरह कर सकता हूँ जिस तरह मैं बाकी सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहा हूँ या करती रही हूँ। तो इस तरह से जो नेगेटिव थॉट के नतीजे में स्ट्रेस आता है, जब आप उसको अल्टरनेट कर देते हैं पॉजिटिव थॉट के साथ, तो ये स्ट्रेस जो है वो इंसान का उस पर काफ़ी हद तक काबू पाया जा सकता है। अच्छा, जो दूसरी चीज़ है इसमें, नंबर 2 पे हमारी आ जाती है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक। ऊपर वाली जो हमने की वो हमारी थॉट्स की मॉडिफिकेशन है, ये यहाँ पे आगे हमारी बिहेवियर मॉडिफिकेशन के, ये भी हम लोग थेरेपी में यूज़ करते हैं कि ख़ास तौर पे जहाँ पे बिहेवियरल इश्यूज होते हैं, कुछ कोई इश्यूज इमोशनल होते हैं, साइकोलॉजिकल इश्यूज में डिफरेंट डोमेन्स है ना, जैसे हमने पढ़ा कि कुछ लोगों को इमोशन मैनेजमेंट या इमोशन रेगुलेशन की ज़रूरत होती है, कुछ लोगों के बिहेवियर्स में प्रॉब्लम होती है, कुछ लोगों की थॉट्स में जो है वो प्रॉब्लम होती है। तो जिस जगह पे जैसे प्रॉब्लम होती है उसके अकॉर्डिंगली उसको थेराप्यूटिकली हम ट्रीट करते हैं। तो स्ट्रेस को, अगर आपके किसी खास बिहेवियर की वजह से आपको स्ट्रेस फील हो रहा है, तो उसको हम बिहेवियर को मॉडिफाई करके हम इसको जो है वो ठीक कर सकते हैं। इसके जो है वो इसमें 5 स्टेप्स हैं। सबसे पहले ये है कि आपने ये पहचान करनी है कि आपका जो अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है वो क्या है। आइडेंटिफाइंग द अनडिज़ायरेबल बिहेवियर, कि आप सबसे पहले ये देखें
कि आपने कौन सा ऐसा बिहेवियर है जो आपको लग रहा है कि ये ठीक नहीं है या आपको स्ट्रेस दे रहा है, तो आपने उसको जो है वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है। मिसाल के तौर पे अगर हम ये मिसाल लें कि ट्रैफिक जैम में आप फंस गए हैं, मैं आमतौर पे वो मिसालें लेती हूँ जो रूटीन में हम लोग देख रहे होते हैं। अब हम ये क्या है कि वहाँ पे आप बाहर निकले हैं और आपने गुस्सा करना, ये गालियाँ निकाली। एक इंसान चले कोई भी एक फर्द है बाहर निकला है और उसने गुस्सा करना शुरू कर दिया और गालियाँ निकालनी शुरू कर दी हैं अपने से अगली खड़ी हुई गाड़ी को जाके, हालांकि उसके आगे भी एक लंबी लाइन है और उसको नहीं पता कि भाई क्यों ट्रैफिक रुकी हुई है, जाहिर है अगली गाड़ी चलेगी तो वो भी चलेगा। या ये थोड़ा सा आगे जाता है और आगे जाके ऊंची ऊंची जो है वो बोलना शुरू कर देता है कि क्यों आपने जो है वो यहाँ पे, यानी उसका एक जो बिहेवियर है गालियां निकालना, या कुछ लोग आपस में हाथापाई पे भी उतर आते हैं अगर ज़्यादा ट्रैफिक जैम हो तो। ठीक है, अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि यहाँ पे एक बिहेवियर ये अनडिजायरेबल है कि चूंकि वहाँ पे सभी खड़े हैं, ठीक है, और वहाँ पे कोई ट्रैफिक कांस्टेबल भी खड़ा है या कोई वॉलंटरीली भी कुछ लोग बाहर निकल के ट्रैफिक जो है उसको खोलना शुरू कर देते हैं। आमतौर पर ये जो ऑफिस टाइम या स्कूल टाइम का छुट्टी का टाइम होता है ना, उस वक्त थोड़ा सा ये इशू आता है। ठीक है, अच्छा, अब क्योंकि मैसिव ट्रैफिक हो जाता है ना उस टाइम पे, हर किसी ने घर जाना होता है, तो क्या होता है कि ये आपने एक अनडिजायरेबल बिहेवियर जो है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद अब इंसान के अंदर जो है वो डिज़ायर फॉर चेंज होनी चाहिए कि हाँ अब इसको जो है ना, ये एक बिहेवियर ऐसा है जो मुझे स्ट्रेस में ला रहा है और इसको मैंने जो है वो चेंज करना है। तो दूसरे नंबर पर जो स्टेप है बिहेवियर मॉडिफिकेशन के लिए वो है कि आपके अंदर एक अर्ज, एक ख्वाहिश होनी चाहिए कि उस बिहेवियर को जो है वो चेंज करना है। उसके बाद फिर क्या है कि कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग, बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने ऊपर बताई कि वो भी इसके अंदर फिर आप करेंगे कि आपने जैसे एक यहाँ पे एक सोच है कि ये जो अगला बंदा, ये अगली गाड़ियां खड़ी हैं, इसके एक तो स्पेलिंग भी अच्छा, कि जो आगे गाड़ियां खड़ी हैं उनकी वजह से ट्रैफिक जैम हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। तो इस चीज़ को आपने थोड़ा सा इस रिस्ट्रक्चरिंग करनी है, रीफ्रेमिंग करनी है पॉजिटिव थॉट से कि अगले भी उसी तरह जो है वो हरी में है, वो भी उसी तरह अपने घर जल्दी पहुंचना चाहते हैं जिस तरह हम पहुंचना चाहते हैं। तो ये कोई इशू है जिसको हम खुद उतर के हम सॉल्व कर लगते हैं, हम वॉलंटरीली जो है वो गाड़ियों को उनका रास्ता जो है वो सही करने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये क्या है, यहाँ पे एक कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग होगी, एक जो है आपकी जो थॉट थी, नेगेटिव थॉट थी, उसको पॉजिटिव थॉट से जो है वो हम चेंज करेंगे। अच्छा, चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा फिर कि चेंज इन बिहेवियर, कि फिर अब आपने बिहेवियर में चेंज करना है कि आप बजाय इसके कि उतर के आप लड़ाई झगड़ा करें, आप उतरेंगे, आप एक दो लोगों को रिक्वेस्ट करेंगे कि मेरे साथ आओ, और आप जो है वो गाड़ियों का रास्ता बना के तो उनको निकालना शुरू करेंगे, तो थोड़ी देर में जो है वो ट्रैफिक के लिए सड़क खाली हो जाएगी। तो क्या है कि यहाँ पे एक बिहेवियर चेंज हुआ, तो उस बिहेवियर के चेंज के बाद आप जो है वो फिर रिजल्ट्स को एनालाइज करते हैं कि क्या ये जो मैंने अपने सोच को बदला था, कोग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग की थी और अपने बिहेवियर में चेंज लाया था, तो क्या उससे जो रिजल्ट्स हैं वो अच्छे निकले या बुरे। अगर अच्छे रिजल्ट्स निकले हैं और आप उन्होंने आपको स्ट्रेस से बचा लिया है, तो इसका मतलब है कि आपका जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन का प्रोसेस है स्ट्रेस से कोप करने के लिए वो एक बड़ा बेहतरीन और कामयाब रहा है। तो यहाँ से जब फिर एक दफ़ा एक चीज़ कामयाब हो जाती है तो फिर इंडिविजुअल जो है उसको अगली दफ़ा भी अप्लाई करता है। ठीक है, उसको सीख लिया जाता है कि अब अगली दफ़ा स्ट्रेस आया तो मैंने इस टेक्निक को यूज़ करना है। अब जो थर्ड वन टेक्निक है जो कि उसके लिए स्ट्रेस से कोप करने के लिए यूज़ होती है, वो है जर्नल राइटिंग। आपने देखा होगा ना कि कुछ आज से कुछ अर्सा पहले हम ये देखा करते थे कि इसको हम डायरी राइटिंग कहते होते थे, कि डायरी में लोग जो हैं वो अपनी रोज़ की बातें लिख रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो लिख रहे हैं आप, और जो है ना वो कुछ लोग अक्सर वो लोग जो कि दूसरे लोगों से अपनी बातें शेयर नहीं कर पाते, या जो दूसरे लोगों जिनके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं होते, या जो अपनी बातें दूसरों को बताना नहीं चाहते, विलिंग नहीं होते, तो वो क्या करते हैं अपनी डायरी में लिख लेते हैं। तो जो जर्नल राइटिंग है ये भी जो है वो कोपिंग की एक सूरत है स्ट्रेस के ज़रिए, स्ट्रेस के साथ कोपिंग करने के लिए। क्योंकि जब इंसान बहुत सी चीज़ें जो उसको परेशान कर रही होती हैं, इसका ये होता है कि आप जो चीज़ आपको स्ट्रेस दे रही है, जो स्ट्रेस प्रोवोकिंग थॉट्स हैं, उनको हम एक पेपर पे, एक डायरी में, या एक जो है वो किसी भी कॉपी वगैरह में आप लिख लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसके पीछे रैशनल क्या है कि जो चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही होती ना, जो फियर ऑफ अननोन है या फियर ऑफ अनसीन है, वो बहुत ज़्यादा हमें परेशान करता है।
तो जो फियर ऑफ अनसीन है उसको काबू पाने के लिए आप अपनी सोचों को लिख लेते हैं। जब आप लिख लेते हैं तो वो जो अनसीन होता है वो हमें सामने नजर आने लग जाता है। तो फियर ऑफ अनसीन जो है वो उससे हम जो है वो इस तरह से ओवरकम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्योंकि जो चीज़ हमारे सामने आ गई और फिर हम उन सोचों को जर्नल राइटिंग के बाद इसके मुख्तलिफ तरीके होते हैं। समटाइम ये भी होता है कि ठीक है जो चीज़ ज़्यादा परेशान करिए उसको लिखे और उसके बाद भी फाड़ दें। कुछ लोग इस तरह से लिखवाते हैं कि कहते हैं अच्छा लिखें और इसके बाद इसको दोबारा पढ़ें, 2-3 दफ़ा पढ़ें और देखें कि क्या वाकई इसमें कोई चीज़ें ऐसी हैं जो एक्चुअली आपको थ्रेट कर रही हैं या ये सिर्फ आपकी सोच थी जो आपको डरा रही थी। तो इस तरीके से फिर आप एनालाइज करते हैं अपनी सोचों को, उनको देखते हैं और उनका मुकाबला करके आप अपने स्ट्रेस पे काबू पा लेते हैं। एक तो ये है कि इससे आपको ऐसा करने से आपको अपने प्रॉब्लम्स का सलूशन भी मिल जाता है और दूसरे आपको जो है वो स्ट्रेस से छुटकारा भी मिल जाता है। जो चीज़ आपको तंग कर रही होती है आपके सामने आती है, आप उसका मुकाबला कर लेते हैं। नंबर 4 पे आ जाता है आर्ट। आर्ट जो है वो आर्ट थेरेपी जो है समझ लें कि एक इनफॉर्मल किस्म का एक तरीका इलाज है या एक जो है इनफॉर्मल मेथड है अपने स्ट्रेस से कोप करने का। इसमें क्या है कि स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए जो है वो डिफरेंट किस्म की आर्ट एक्टिविटीज़ जो है वो यूज़ की जाती हैं। जैसे पेंटिंग है, ड्राइंग है, फिर आप ब्रश यूज़ कर सकते हैं, कलर्ड पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, आप क्ले का इस्तेमाल कर सकते हैं। डिफरेंट किस्म के जो मटेरियल्स हैं वो यूज़ करके तो आप अपनी जो है ना अपने अंदर की जो स्ट्रेस है उस पर काबू पा सकते हैं। ठीक है, अच्छा इससे आपको जो है वो पर्सनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और उसके साथ साथ आपकी जो पर्सनल अवेयरनेस है उसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आपके जहन के अंदर जब गड़बड़ हुई होती हैं और आप उनको एक आर्ट की सूरत में बाहर निकालते हैं तो कोई पिक्चर ऐसी बन जाती है या कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई समटाइम ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई आर्ट पीस बन जाता है जो कि आप एक ये तो एक तरह से डिस्ट्रैक्शन भी है कि आप अपनी सोचों से अपना ध्यान हटा रहे हैं और दूसरा आपकी सोचें एक्सप्रेस भी हो रही हैं इस सूरत में कि बहुत सी बातें जो आप अल्फाज के ज़रिए एक्सप्रेस नहीं कर पाते आप उनको आर्ट की सूरत में, पेंटिंग्स की सूरत में, ड्राइंग्स की सूरत में, स्कल्पचर्स की सूरत में आप जो है उनको सामने ला रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इससे जो है वो आपको आपकी जो है अपने बारे में, अपने प्रॉब्लम्स के बारे में अवेयरनेस मिलती है और साथ साथ आपको उस प्रॉब्लम की के सोल्यूशन के बारे में भी पता चल जाता है। अच्छा, उसके बाद जो अगला तरीका है वो है क्रिएटिव थिंकिंग। ये हमारा कितना नंबर था? नंबर 5, क्रिएटिव थिंकिंग। क्रिएटिव का तो आपको पता ही है ना कि आपने जो रूटीन में आप जो कुछ कर रहे हैं उससे हट के कोई नया आपने जो है वो काम करना है। क्रिएटिविटी कहते हैं ना, अपने काम में क्रिएटिविटी लाओ, यानी चीज़ों को पहले से बेहतर तरीके से जो है वो इस्तेमाल करो। तो क्रिएटिव थिंकिंग में ये होता है कि आप जो है वो अपनी रूटीन की थॉट पैटर्न से हट के कोई चीज़ नए तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पे एक एक जो प्रॉब्लम है वो एक तरीके से सॉल्व नहीं हो रहा। अच्छा, इसमें मैं आपको बड़े मज़े की मिसाल दूँ। मेरी भांजी है, मैथ का उसको बड़ा शौक है, मैथ जो है बड़े शौक से करती है। तो हर इंसान का कोई इंटरेस्ट होता है ना, तो अपने बच्चों को भी जो है मैथ की प्रैक्टिस खुद करवा रही होती है। तो वो ये कहती होती है कि मैं जो मेरे मेरे सामने क्वेश्चन होता है मैं उसको दूसरे तरीके से भी, जिस तरीके से वो सॉल्व हो रहा है मैं उसको दूसरे तरीके से भी सॉल्व करने की कोशिश करती हूँ कि पता तो चले कि दूसरा तरीका जो है उससे जवाब क्या आता है और उस तरीके में क्या प्रॉब्लम है कि वो उससे हमारा जो है वो सोल्यूशन ठीक नहीं निकलता। तो ये है क्रिएटिव थिंकिंग कि आप एक चीज़ को जो है वो जिस तरीके से आपको एक फेमिलियर पैटर्न है उससे हट के किसी दूसरे तरीके से करने की कोशिश करें, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। हो सकता है कि आपको कोई ज़्यादा बेहतर तरीका मिल जाए, हो सकता है कि कोई ज़्यादा बेहतर ऑप्शन आपके पास आ जाए। तो रूटीन की थॉट पैटर्न से हट के कोई काम करना, एक नॉवल्टी लेके आना अपने काम में, उसको हम कहते हैं क्रिएटिव थिंकिंग। तो क्रिएटिव थिंकिंग जो है उसमें भी डिफरेंट स्टेप्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंगली हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं। तो उसमें भी सबसे पहले होता है कि हम डिस्क्राइबिंग द प्रॉब्लम, के सबसे पहले आप देखेंगे कि आपका प्रॉब्लम क्या है। ठीक है,
सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। समटाइम हमारी थेरेपी में भी हमारे पास ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं, ये मैंने पहले भी आपके साथ बात शेयर की थी, कि उनका सरफेस प्रॉब्लम कुछ और होता है और वो उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, और अंडरलाइंग प्रॉब्लम यानी जो अंडरलाइंग रीज़न होती है वो कुछ और होती है। असल प्रॉब्लम वो होता है जो कि नीचे पड़ा होता है, अंदर पड़ा होता है, लेकिन हम लोग ऊपर वाले सिम्टम्स को जो है प्रॉब्लम समझ के सॉल्व करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो उससे हमारा जो मसला है वो हल नहीं होता। तो इसलिए वहां तक जाना जो है, प्रॉब्लम की तह तक जाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर उसके बाद क्या है, क्रिएटिंग इमेजिनेशन। ठीक है, कि आप जो है मुख्तलिफ चीज़ें जो है इमेजिन करते हैं। उस एक प्रॉब्लम है ना, उसके बाद आपके इसका ये वाला हल हो सकता है, ये वाला हल हो सकता है, आप सोचते हैं, डिफरेंट किस्म की इमेजिनेशन जो है वो आप जो है वो करते हैं। फिर उसके बाद आप उसमें से एक कोई ना कोई सेलेक्ट करते हैं, कि आपके पास जो भी इमेजिनेशन है उनको आपने सेलेक्ट कर लिया उनमें। ठीक है, उसके बाद सेलेक्ट करने के बाद अब आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। फिर कोई एक हाल, आप 4-5 हाल आपने सोचे थे, उसमें से आपको लगा कि ये सबसे ज़्यादा अच्छा है, अब उसको आपने इम्प्लीमेंट कर दिया। और उसके बाद अब आप देखेंगे कि एनालिसिस क्या है, कि क्या आपका जो प्रॉब्लम था, ये जो आपने इमेजिनेशन की थी या जो आपने डिफरेंट ऑप्शन सोची थी, उसने उसको जब आपने इम्प्लीमेंट किया तो उसने क्या रिजल्ट दिया, क्या उसका रिजल्ट जो है आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करता है या नहीं करता। अगर वो तो करता है तो वेल एंड गुड, नहीं करता तो आपने जो इमेजिनेशन सोची थी या जो डिफरेंट तस्वुर किया था आपने ऑप्शंस का, आप उसमें से अगली को पकड़ लेते हैं। वो भी अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करती तो उससे अगली को पकड़ लेते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट अल्टरनेटिव ऑप्शंस आपके पास होती हैं, और उनको वन बाय वन आप जो है वो टेस्ट करते हैं, और उसके बाद आप उसको अप्लाई करने के बाद आप अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ जो कि हमें स्ट्रेस का रीज़न बनती है, स्टूडेंट्स में भी या जो प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं उनमें भी, या इवन के जो हाउस वाइफ होती हैं उनमें भी, एक चीज़ ऐसी होती है कि जिसको आप क्योंकि सबके पास टाइम 24 घंटे होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोग उन्हीं 24 घंटों के अंदर अपने सारे काम बड़े अच्छे तरीके से कर लेते हैं। वो एक काम, दो काम, तीन काम बड़ा एक डिसिप्लिन के साथ चलते हैं, और जबकि कुछ लोग रो रहे होते हैं कि हाय टाइम बहुत कम था, इतना नहीं हो सका। आप पेपर की मिसाल ले लें, पेपर में कुछ बच्चे जो हैं वो पूरा सवाल, सारे सवाल करके आते हैं 3 घंटे के अंदर, जबकि दूसरा बच्चा रो रहा होता है, नहीं पेपर तो बड़ा लेंथी था, मेरे से तो पूरा ही नहीं हो सका, मेरा तो पूरा एक सवाल छूट गया। तो ये क्या चीज़ है कि टाइम सबके पास एक होता है, लेकिन उसको मैनेज करना जो है वो आपके अपने हाथ में होता है। तो जो कुछ लोग जो हैं उनकी टाइम मैनेजमेंट पुअर होती है, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, अब ओवरबर्डन हो जाते हैं, ओवरवेलम हो जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उनको बर्डन लगने लग जाती हैं। तो टाइम मैनेजमेंट टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जो कि आपके स्ट्रेस को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें आप क्या करते हैं, आप चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। ठीक है, उनको उनकी प्रायोरिटी के हिसाब से उनको आपने अरेंज करना है, कि कौन सी चीज़ जो है या कौन सा काम जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन सा काम जो है वो ज़रा कम इम्पोर्टेंट है, जो कि हम बाद में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप हमने जब चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना है तो उसमें हमने ये देखना है कि हमारी चीज़ जो है वो, कौन सी चीज़ें जो है वो हमारे फ्राइज में आती हैं, कौन सी चीज़ें जो है वो हमारी जो है वो बस ऐसे ही हैं कि हमारे बस चोर्स हैं कि उनको हम कर लें तो कर लें, ना करें तो वो कल भी किए जा सकते हैं। या कहाँ पे हमने जो है वो डेडलाइंस को मीट करना है, और कौन से काम ऐसे हैं जिसकी डेडलाइन करीब है और कौन से ऐसे हैं जिनकी डेडलाइन अभी दूर है। तो जिस काम की डेडलाइन पास है, अच्छा कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स भी ऐसे करते हैं कि जिस प्रोजेक्ट की डेडलाइन दूर होती है ना, वो नजर अगर आसान लग रहा हो तो उसको पहले करने की कोशिश करते हैं, और जो करीब की डेडलाइन वाला प्रोजेक्ट है अगर वो मुश्किल हो तो उसको डिले करते हैं। तो ये टाइम मैनेजमेंट में नहीं आता, वो फिर उनकी टाइम मैनेजमेंट पुअर है। तो आपने ये देखना है कि आपकी ड्यूटी क्या है, आपकी डेडलाइन क्या है, उसको आपने मीट करना है। हाँ, जो दूसरे काम हैं, जो आपकी अपने हॉबीज़ हैं या आपके जो अपने इंटरेस्ट हैं, उनको आप थोड़ा अपनी ड्यूटीज़ के बाद टाइम दें। यानी हर चीज़ को आपने इम्पोर्टेंस के अकॉर्डिंग जो है वो करना है। तो इससे जो है जब आप डेडलाइंस मीट कर लेंगे और आप अपनी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा कर लेंगे, तो वो जो स्ट्रेस
जो उसकी सूरत में होता है ना, आपको एग्जाम का भी स्ट्रेस होता है कि एक पेपर की तैयारी बड़ी, इसलिए मैं बार बार अपने चैनल आप लोगों को इसमें मोटिवेट करती हूँ कि आप मेरे चैनल पे आएँ और वीडियो लेक्चर देखें, क्योंकि अब आपके पेपर में बहुत थोड़ा टाइम रह गया। तो जब हम ये देखते हैं ना कि टाइम बहुत थोड़ा रह जाता है, तो हमें फिर प्रायोरिटाइज करनी होती है कि अच्छा ये वाले, अब जैसे कुछ बच्चे इस तरह तैयारी कर रहे होंगे कि इन पे इस पेपर में छुट्टी नहीं है, तो इन पेपरों की तैयारी हम थोड़ी सी ज़रा पहले ही करके रख लें। तो ये क्या है, ये टाइम मैनेजमेंट है। तो आपने किस वक्त को कौन सा काम उसकी अहमियत के हिसाब से पहले करना है, उसको हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, और ये आपको स्ट्रेस से बचाता है। उसके बाद द लास्ट वन है डीप ब्रीथिंग। डीप ब्रीदिंग एक ऐसी टेक्निक है जो कि आप सबको करनी चाहिए, चाहे आपको कोई स्ट्रेस है चाहे आपको कोई नहीं है। डीप ब्रीदिंग जो है वो आपकी बॉडी का जो मैकेनिज्म है, हम बार बार पढ़ रहे हैं ना, इम्बैलेंस 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 होम्योस्टेसिस। तो आपकी बॉडी के अंदर जो तनाव है, जो आप कोई मसल टेंशन है, कोई आपकी बॉडी के अंदर फटीग है, कोई किसी किस्म का जो है वो खिंचाव महसूस हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, आपको जो है वो स्टमक के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, एपिटाइट आपकी डिस्टर्ब हो रही है, तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अगर स्ट्रेस से रिलेटेड हैं, तो आप जब डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, इसको हम रिलैक्सेशन ट्रेनिंग भी कहते हैं या रिलैक्सेशन थेरेपी भी कहते हैं। रिलैक्सेशन, तो ये अच्छा, ये वो टेक्निक है जो कोई भी जब आपको किसी भी किस्म का साइकोलॉजिकल इशू होता है, तो सबसे पहली जो टेक्निक सजेस्ट की जाती है रिलैक्सेशन थेरेपी है, क्योंकि इसमें जब तक आप अपनी बॉडी को रिलैक्स नहीं करेंगे, तब तक आप अपनी सोचों से और अपने साइकोलॉजिकल इशू से नहीं निपट सकते। फिर वही बात आ जाती है, अ साउंड माइंड लिव्स इन अ साउंड बॉडी। कि जब तक आपकी बॉडी साउंड नहीं होगी, और ये दोनों इतने इंटरकनेक्टेड हैं कि अगर माइंड में कोई प्रॉब्लम होगी तो बॉडी पे असर आएगा, और बॉडी में कोई प्रॉब्लम होगी तो माइंड पे असर आएगा। तो इसलिए ये जो रिलैक्स करना है अपने आप को, ये बहुत ज़्यादा जो है वो बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो है आपने पर मिनट आपने जो है वो सांस लेने हैं 12 to 15। अच्छा, और इसका तरीका क्या होता है कि आपने नाक से जो है वो इनहेल करना है, और काफ़ी लंबा इनहेल करना है, ठीक है, लेकिन आहिस्तगी के साथ। ठीक है, उसको फिर आपने अपने पेट में फील करना है। कि आपने ये महसूस करना है कि आपकी बैली में एक गुब्बारा है, एक बैलून है जो कि भर रहा है हवा से। आप फिर आपने उसको होल्ड फॉर 3 to 4 सेकेंड, ये आपके अपने ऊपर है। अगर आप इतना नहीं होल्ड कर सकते तो आप 1 या 2 सेकंड होल्ड करें, और अगर बिल्कुल नहीं कर सकते तो बिल्कुल ना करें। लेकिन इसकी टेक्निक यही है कि आप इसको अगर कुछ देर होल्ड करते हैं तो ये आपके बॉडी को जो है वो ज़्यादा रिलैक्स करती है। और उसके बाद आपने एक्सेल करना है माउथ से। और ये सारा प्रोसीजर जो है बहुत स्लो होना है, ठीक है, स्लोली एंड स्लोली। 2 दफ़ा स्लोली मैंने बताया, ताकि आप बहुत आहिस्तगी से लें। और इसमें आपने किसी आरामदेह जगह पे बैठना है, और अपनी बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ देना। जैसे आप सोते हुए आपकी बॉडी ढीली होती है ना, उस तरह से बिल्कुल ढीला छोड़ के तो आपने जो है ये प्रैक्टिस करनी है। तो इससे आपका, अगर एग्जाम का स्ट्रेस है, घर में अम्मी ने डांटा है उसका स्ट्रेस है, किसी फ्रेंड से लड़ाई होगी है उसका स्ट्रेस है, आप बाहर से बड़े रश में से ट्रैफिक जैम में से फंस के आए हैं और उसका स्ट्रेस है, खुदा ना खास्ता किसी की कोई बीमारी आपके घर में डायग्नोज हुई है, या आपकी फ्रेंड को कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो आप स्ट्रेस में हैं, तो ये वो चीज़ है जो आप अगर डेली बेसिस पे दिन में 2 से 3 बार करते रहेंगे, 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो ये वो चीज़ है जो आपको स्ट्रेस से आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हम डिटॉक्स की बात करते हैं ना, तो इस तरह ही आहिस्ता आहिस्ता आपकी बॉडी को स्ट्रेस से डिटॉक्स करती जाती है। अच्छा, इसके अलावा इसी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मेडिटेशन जैसे आ जाती है। अच्छा, मेडिटेशन भी मैंने पहले भी बताया था, मेडिटेशन कुछ लोग समझते हैं कि बस आंखें बंद करके आपने खामोशी से बैठ जाना है। वो एक बड़ी ट्रेडिशनल फॉर्म है इसकी। मेडिटेशन का मतलब है कि आपने अपना जो फोकस है वो किसी एक चीज़ के ऊपर कंसंट्रेट कर देना है, किसी भी एक चीज़ के ऊपर जो कि आपको पसंद है। वो रीडिंग हो सकती है, वो कोई आप सूदिंग वीडियो देख सकते हैं, वो आप अपनी कोई हॉबी जो है, जैसे मेरी मेडिटेशन जो है वो गार्डनिंग है।
जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं अपने पौधों की कांट छांट में लग जाती हूँ, उनको पानी देना, उनको सजाना, उनको संवारना, उनकी तरतीब चेंज करना। तो ये एक मेडिटेशन होती है कि मैंने अपना फोकस जो है बाकी चीज़ों से हटा के उन पर कर लिया। मेरी बेटी है, उसको बेकिंग का शौक है। वो जब परेशान होती है या उसको थोड़ा सा स्ट्रेस होता है तो वो कहती है कि मैं कोई न्यू रेसिपी ट्राई करती हूँ। तो ये मेडिटेशन बेसिकली आपने अपने आप को उस तकलीफ दे और या उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन से हटा के थोड़ी देर के लिए आपने अपनी एनर्जी को किसी पॉजिटिव साइड पे लगाना है, तो उसको हम मेडिटेशन कहते हैं। नो डाउट कि आंखें बंद करके बैठना, रिलैक्स होकर बैठना भी मेडिटेशन की ही एक फॉर्म है, और वो ट्रेडिशनल फॉर्म है सबसे पहली। लेकिन मेडिटेशन एक बड़ी वास्ट टर्म है। अच्छा, उसके बाद आप इसमें जो है और बहुत सी चीज़ें, कुछ लोगों के लिए म्यूज़िक जो है वो रिलैक्सेशन के लिए काम करता है, कुछ लोगों के लिए जो है वो फूड, कुछ लोग खाना अच्छा सा खा के जो है उसमें खुश हो जाते हैं। कुछ लोग जो है वो वाटर थेरेपी यानी पानी अच्छा सा जो है वो पिया, ड्रिंक पिया, उससे जो है वो उनकी तबीयत जो है वो बेहतर हो जाती है। कुछ लोग जो है वो मसाज यूज़ कर लेते हैं रिलैक्स होने के लिए। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं कि आपके ये देखना है कि आपके लिए कौन सी चीज़ जो है वो काम कर रही है। तो इस तरह से जो है फिर आप डिफरेंट चीज़ें जो हैं, आपकी जो पर्सनल हॉबीज़ हैं या आपकी जो पर्सनल जो है इंटरेस्ट हैं, वो भी इस चीज़ में आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। किस तरह से आपने जो है वो स्ट्रेस से कोप करना है। तो बहरहाल ये चीज़ें थी डिफरेंट, जो हमने टेक्निक्स पढ़ी, और हमने ये देखा कि स्ट्रेस क्या होता है, कैसे आता है, बॉडी के अंदर जो इम्बैलेंस पैदा होता है उसको पूरा करने के लिए फिर जाहिर है आपने स्ट्रेस के साथ कोप करने के लिए डिफरेंट मैकेनिज्म हमने पढ़े कि कौन कौन से डिफरेंट मैकेनिज्म है जो आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको आजकल अगर एग्जाम का स्ट्रेस है या किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है तो आप इनको अपने ऊपर खुद भी अप्लाई करें। सिर्फ इसको आपने उसके लिए ना पढ़े स्टडी के तौर पे, इसको अपने ऊपर खुद भी अप्लाई करने की कोशिश करें कि आपके लिए कौन सी चीज़ जो है वो काम करती है। So hope you found it helpful. If so, please like and share my video and subscribe to my channel. Thanks for watching.